अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दानिश बलोच आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टीवी स्टूडियो की जानिब से दानिश बलोच का सलाम कबूल हो। दोस्तों, तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे फ़नकार भी हैं, बहुत अच्छे गुलकार भी हैं। आपने अक्सर इनको प्रोग्राम में देखा होगा, गुलकार भी करते देखा होगा। इन्होंने टीवी चैनल्स, कोई जगह कोई शोबा ऐसा नहीं कि इन्होंने छोड़ा हो, और उन्होंने बहुत काम किया। आज हमारे ये फ़नकार हबीब रज़ा साहब हैं। इनसे आपका तारुफ करवाते हैं, इनसे आप बातचीत करते हैं। हबीब रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दानिश साहब आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत सब से हैं? खैरियत, मज़े ठीक में? हैं। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, मैंने कहा आप टाइम देंगे क्योंकि आपका वक्त वैसे ही कीमती होता है। तो सबसे पहला हमारा सवाल, जैसा कि आम तौर से होता है, लोग पूछते हैं कि आपको ये शौक़ कैसे हुआ, या पहली परफॉर्मेंस आपकी क्या थी, आपने कहाँ एंट्री दी, मतलब किस तरह से आप इंडस्ट्री में, शोबिज़ में कैसे आपने कदम रखा? बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुराना सवाल आपने पूछा। ये अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे शौक़ तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि दुनिया में हर बंदे को मीडिया के हवाले से या स्टेज, टीवी, ड्रामा, व्हाटएवर जो भी है, शौक़ उसको ज़रूर होता है। लेकिन बाज़ लोग जो है वो उसके लिए जदोजहद करते हैं, और बाज़ लोग इत्तफ़ाक़िया तौर पर जो है या सरप्राइजिंग तौर पर जो है वो इन हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था कि ये सन 85 की बात है, शायद 85-86 की बात है, कि मैं अपने एक दोस्त के साथ कोयटा तशरीफ़ लेके गया था। तो वहाँ पर हमारे कुछ दोस्तों के रेफरेंस से कोयटा टीवी के एक बहुत बड़े स्क्रिप्ट डायरेक्टर थे, जिनका नाम मैं लूँगा, जो आज मैं उनका ममनून भी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इस फील्ड में धक्का दिया, और बल्कि मेरे शौक़ को उभारा। अच्छा। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, सरवर सोदाई साहब का। माशाल्लाह। तो उन्होंने, उनसे जब एक मेरा तारुफ़ हुआ हमारे एक बहुत अच्छे करीबी दोस्त के रेफरेंस से, तो उन्होंने हमें दावत दी कोयटा टीवी के लिए। ये 85-86 की बात कर रहा हूँ। तो ये उन दिनों की बात है जब धुआं ड्रामा तकरीबन लाइनअप हो चुका था, और उसकी शूट जो है वो 10-15 दिन के बाद जो है वो शूट पे जा रहा था वो ड्रामा। तो जब मेरा वहाँ तारुफ़ हुआ सरवर सोदाई साहब से, तो उन्होंने मेरा वहाँ पर स्क्रीन टेस्ट लिया। टेस्ट लेने के बाद कहा कि नहीं, आप परफेक्ट हैं, एज कम है आपकी लेकिन आप परफेक्ट हैं। मेरी उम्र उस वक़्त आई थिंक 18-19 साल मेरी एज थी, लेकिन बॉडी मेरी अच्छी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जो है अगर कुछ दिन यहाँ वेट करते हैं तो आपको धुआं ड्रामा हम ले सकते हैं उसमें। तो मैंने कहा सर बिल्कुल मैं हाज़िर हूँ। लेकिन फिर ये हुआ कि मेरे पीछे कुछ ज़िम्मेदारियाँ थीं उस ज़माने में, और मैं अपना एक छोटा सा बिज़नेस करता था, और वो उस बिज़नेस का कुछ सीज़न था। तो उस सीज़न के हिसाब से जब वो डेट करीब आई तो मैंने तो नहीं कर सका था। लेकिन इससे पहले ये एक अच्छा काम हुआ था कि जो मेरा दोस्त था उसने कहा कि सर इनका कोयटा से तो खैर आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन कराची में अगर कुछ ऐसा सिलसिला इनका बन जाए, तो फिर उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप कराची से आप कराची सेंटर से भी आप काम कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे काजिम पाशा साहब का नंबर दिया। काजिम पाशा उस ज़माने में बहुत ही एक फेमस डायरेक्टर थे और आज भी हैं। तो एक मुझे उन्होंने कहा 1 मिनट मैं उनको फ़ोन करता हूँ। तो उन्होंने जब उनको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद मेरा वहाँ उनसे नाम वगैरह लिखवाया। फिर उन्होंने एक छोटा सा रुका जो है वो लिख के मुझे दिया कि आप वहाँ टीवी सेंटर जाएं, कराची सेंटर, और ये रुका उनको दे दें। मैंने कहा ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस तरह हम जो है वहाँ से निकले, और जब मैं बस में बैठ के कराची आ रहा था तो मैं हवाओं में उड़ रहा था कि मैं कराची जो है अब टीवी सेंटर में वो होगा मेरा, क्योंकि टीवी सेंटर उस ज़माने में, दानिश भाई आप भी समझते हैं, हाँ, कि उसके अंदर एंट्री लेना बहुत मुश्किल काम था। मुश्किल काम था उस ज़माने में। वो चैनल भी नहीं थे, वो एक वाहिद एक पीटीवी होता था। पीटीवी होता था। तो सर मैं जब कराची पहुंचा तो दूसरे दिन ही, कराची पहुंचने के दूसरे दिन ही, मैं 4 बजे का टाइम था, और मैं हमारे ली मार्केट से एक बस चलती थी 52 है, 2 बजे मैं बस में बैठा हूँ, तो तकरीबन मुझे 1 घंटे में उसने वहाँ पर टीवी स्टेशन उतारा। और वहाँ से फिर जब मैं वहाँ खिड़की पे गया हूँ तो मैंने उनसे कहा जी मुझे
काजिम पाशा साहब से मिलना है, तो उन्होंने मुझे सर से पाँव तक ऐसे देखा और कहा कि तुम और काजिम पाशा से? मैंने कहा सर ये उनकी एक अमानत है मेरे पास, उनको देनी है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे दे दो, हम पहुंचा देंगे। मैंने कहा सर आप पहुंचा दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मेरा वहाँ पर नाम उनके पास मौजूद है, अगर आप मेरे नाम से उनको एक कॉल कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। साहब वो नहीं माने, लेकिन मेरे बार बार इसरार करने पर जो है वहाँ पर इत्तेफाक से वकील फ़ारूकी साहब जो उनके असिस्टेंट थे काजिम पाशा साहब के, तो उन्होंने उनसे कहा कि ये बच्चा जो है वो काजिम पाशा साहब से मिलना चाहता है। अब वकील फ़ारूकी साहब को हमने टीवी में देखा था, फिर जब उनको वहाँ देखा एक करख्त आवाज़ थी उनकी, तो मुझसे उन्होंने कहा हाँ किस सिलसिले में मिलना चाहते हो बरखुरदार? तो मैंने कहा सर ये एक पैगाम में लेके आया हूँ, तो आप अगर मेरी उनसे बात करा दें। बहरहाल ये उन्होंने फिर ना चाहते हुए भी एक कॉल की उनसे और उन्होंने कहा जी भेज दो। उसके बाद उनका रवैया फ़ौरन चेंज हो गया। जो खिड़की पे साहब बैठे हुए थे उन्होंने मुझे इज़्ज़त से अंदर बुलाया और अंदर बुलाने के बाद जो है मैं GM अब्दुल करीम साहब जो कि टीवी के मैनेजर थे कराची टीवी सेंटर के, उनके सामने से होता हुआ मैंने किसी से पूछा कि काजिम पाशा साहब का दफ्तर कहाँ पर है, तो उन्होंने मुझे एक राहदारी की तरफ इशारा किया कि यहाँ ये सामने जो नाम लिखा हुआ है ये है। तो जब मैंने नॉक किया तो अंदर जो है एक ड्रामा सीरियल उनका जिसका नाम था मंडी, तो मुझे उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने थोड़ा सा काम रोका, बोला वो कोने में जाके बैठ जाओ। मैंने कहा हो गया काम, कोने में जब बिठा दिया तो काम हो गया। ठीक है जी। उसके बाद जब वो थोड़ा सा रिहर्सल से फारिग हुए और उन्होंने मुझे कुछ स्क्रिप्ट को देखा और स्क्रिप्ट को देखने के बाद जो है कहा जी ये जो 2 लड़कों का जो ग्रुप है इसको 3 कर दो। कौन कौन थे वो? उस ड्रामे के जो हीरो थे जुल्करनैन हैदर साहब, और उसके साथ एक वो भी नया चेहरा था, नईम नाम था जो कि, और मैं था। फिर ये तीनों का हमारा एक पेयर बना और वो तीनों हम जो है वो सेलेक्ट हुए और दूसरे दिन ही सुबह को 4 बजे शूट थी। उन दिनों मेरा एक दोस्त था रफ़ीक, इको साउंड वाला, उसका नाम भी लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ। मेरे पास बाइक नहीं थी, तो मैंने उनसे कहा कि यार मुझे बाइक ज़रा दे देना ताकि मैं शूट पे जा सकूँ। तो उन्होंने कब चाहिए? मैंने कहा रात को चाहिए 10 बजे। बहरहाल फिर उन्होंने बाइक दी और हम 10 बजे टीवी स्टेशन आए, वहाँ पर हमने रात गुजारी, क्योंकि सुबह को 4 बजे शूट थी। तो फिर वो हमें यहीं से पिक करके वो लोग लेके गए। वहाँ जाके हमने तो सुबह 4 बजे शूट क्यों थी? मतलब कि वो जो मंडी जो सर मंडी ड्रामा था और उस मंडी का टाइटल ही हम पर था, तो उसका मंडी खुलती मेरा ख्याल है वही 4 एग्जैक्टली वो तो सारी रात खुली होती है, लेकिन जो लोगों की आमदरफ शुरू होती है वो सुबह के 4 बजे हो जाती है। अब उन्होंने सीन ऐसा बनाना था कि वो एक कॉमेडी सीन भी था और एक टाइटल सीन था। अच्छा, मंडी का टाइटल सीन था। अच्छा, जो कि तकरीबन जितनी भी उसकी एपिसोड चली हैं, मेरा ख्याल है 16 एपिसोड का ड्रामा था वो। तो वो स्टार्ट में ही हम थे, तो हम आते थे, टाइटल में ही हम आते थे। तो बहरहाल उसके बाद फिर जो हमें स्क्रिप्ट दिया गया और स्क्रिप्ट देने के बाद जो है पहले ही दिन हमने बड़ी अच्छी सी तगड़ी सी मार खाई हमने। वो मार खाने का सीन ऐसा था कि जो जुल्करनैन हैदर साहब, जुल्की उनसे प्यार से लोग कहते थे, वो एक चोर था, मुर्गा चोर उस ड्रामे में। और बल्कि मुर्गा नहीं, वो हर एक चीज चुराता था मंडी में। मतलब मंडी में कहीं पर भी कोई क्रेट उठा के हाथ लगी तो वो उड़ा देता। तो उस दिन उसके हाथ कोई मुर्गा लग रहा था, तो मुर्गे की प्लानिंग करके बैठा हुआ था। तो मुर्गा जो है वो स्क्रिप्टेड था सारा। एक जगह पर हमने कैमरा उन्होंने छुपाया हुआ था और उसके बाद जो है हमें भाग के आना था और मुर्गा हमने एक पॉइंट पर पकड़ना था और उसके बाद फिर वो मुर्गा लेके हमने कट आउट हो जाना था। लेकिन साहब वहाँ पर वो जो बड़े बड़े पगड़ी वाले जो पठान थे वो समझे शायद ये ओरिजिनल चोर हैं। अब वो जैसे ही मुर्गा पकड़ा और उसके पीछे जो कुछ आर्टिस्ट थे, हमारे अपने ही आर्टिस्ट थे, वो हमारे जब पीछे भागने लगे, चोर 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 की सदाएं आने लगी। तो हुजूम लग गया। तो फिर वो हुजूम लग गया। उन पठानों ने जो है ना हमें पकड़ के पहले तो उन्होंने धुनाई कर दी, हालांकि आवाजें आ रही थी भाई शूट हो रहा है ये। बोला छोड़ो शूट को, पकड़ो इसको, ये चोर है। बहरहाल वो मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था और उसके बाद फिर जो है ये मेरी एंट्री थी पाकिस्तान टीवी। माशाल्लाह, मतलब पीटीवी से ही आपने स्टार्ट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद पीटीवी पे एक और भी ड्रामा हुआ मेरा ख्याल है, शायद जांगलूस। जांगलूस काजिम
पाशा साहब। काजिम पाशा, क्योंकि उसकी टीम में हम आ गए थे। उसके बाद 2 ड्रामे मैंने किए। जांगलूस में मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर था, उनका नाम है, जो उनकी हीरोइन थी, अच्छा नाम था, यानी शब्बीर जान उसमें एंट्री थी, शगुफ्ता एजाज। शगुफ्ता एजाज, बिल्कुल सही कहा आपने। शगुफ्ता एजाज। तो उनके साथ उनके एक हमसाये का कैरेक्टर था। तो क्योंकि वो पंजाबी कैरेक्टर था, वो जट्टी के रूप में होती थी, तो एक छोटा सा कैरेक्टर था शब्बीर जान के साथ। तो बहरहाल वो फिर ड्रामा खत्म हुआ। जांगलूस तो खैर बीच में ही बंद हो गया था, वो कंटिन्यू नहीं गया। 13-14 किस्तें नहीं, 13 भी नहीं हुई थी उसकी, मेरे ख्याल 6 या 7 किस्तें हुई थी। और उसमें कुछ लोगों की डेथ होना शुरू हो गई थी, या पता नहीं क्या सीन हुआ था। वैसे ही हम, आपको पता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी कुछ मामला हो गए थे, बहरहाल पाबंदी लग गई। फिर उसके बाद एक और ड्रामा आया, ये जहां तलत हुसैन साहब के साथ था, और मैं तलत हुसैन साहब का मुजारन था, जो कि बाहर से पर्ची लोगों को ला के देता था। वो पीर साहब बने हुए थे, एक स्टूडियो में ये सीन हुए थे, लेकिन उसकी ओरिजिनल पिक्चराइजिंग जो थी वो ठट्ठा के करीब एक मज़ार था, वहाँ पर वो फोटोग्राफी हुई थी लोकेशन पे, वो वहाँ हुई थी। तो ये 3 ड्रामे मेरे अच्छा, उसके बाद ये प्राइवेट जो चैनल का आगाज़ हुआ, मिसाल उसके बाद फौरी बाद STN या NTM इस तरह के ड्रामे हुए। तलत हुसैन साहब ने वो किया था, कशकोल ड्रामा भी किया। तो इन ऐसे NTM के या STN के किसी ड्रामे में आपने काम किया? नहीं दानिश भाई, इत्तेफाक ये हुआ था कि उन दिनों मेरे साथ कुछ ऐसी ट्रेजडियाँ थी कि जो मैं अभी इस वक्त बयान नहीं कर सकता। तो उनकी वजह से मैं कम से कम फिर 8-10 साल जो है मैं बिल्कुल ही मीडिया से आउट ही हो गया था। उसके बाद उसकी वो एक वजह और भी थी, जो शायद मेरे दिल को लगी थी उस वक़्त, कि जब ये तीनों ड्रामे मैंने कर दिए थे, फिर तकरीबन कोई 3-4 साल का बीच में गैप आ गया था। तो उन दिनों फातिमा सुरैया बजिया जो थी, वो PTV के आई थिंक मैनेजर थी शायद, कुछ ऐसी। बहरहाल उनका एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट का शोबा था उनके पास था। तो मेरी उनसे वहाँ मुलाकात हुई बजिया साहिबा से। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने इस तरह जो है वो काजिम पाशा साहब के साथ 3 ड्रामे किए हैं, और मैं मज़ीद इसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। आई थिंक मेरा ख्याल है ये तन्हाइयाँ का दौर था, जब ये तन्हाइयाँ ड्रामा बन रहा था, और उनकी जो राइटर थी वो फातिमा सुरैया बजिया थी, जो मुझे याद आ रहा है। तो मैं यही चाह रहा था कि मुझे तन्हाइयाँ में कोई मिल जाए कैरेक्टर मिल जाए, तब मैंने उनसे रब्ता किया था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा, बेटे आप शक्ल सूरत से बहुत अच्छे लगते हो, ख़ानदानी लगते हो, आप कहाँ इन चक्करों में आ रहे हो, आप अपना करियर जो है वो बर्बाद कर दोगे। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने आप को बनाओ, उसके बाद फिर एंटर हो तो ज़्यादा अच्छा लगोगे, और लोग आपको नाम भी देंगे। बनिस्बत आज आप ये एक्स्ट्रा रोल करोगे, और जाहिर है आपको इस तरह की रोल मिलेंगे, कोई बड़ा फेमस आपको कैरेक्टर तो मिलेगा नहीं। सही। मैंने फिर दिल में ठान ली, मैंने कहा ठीक है जी, अब जो है अगर मैंने करना है तो फिर कुछ इस तरह करना है। ठीक। तो उसके बाद फिर मैं तकरीबन आउट हो गया 8-10 साल। जी, आपने ऑफ कर लिया, फिर उसके बाद कंटिन्यू मतलब नहीं रह सके आप PTV पे, आप मतलब उसके बाद कंटिन्यू मैं नहीं रह सका फिर तकरीबन। फिर उसके बाद आप आए प्राइवेट प्रोडक्शन में, जो प्राइवेट प्रोडक्शन की जो ड्रामे या फिल्में थी, या हमारे जो लोकल, जो हम कह सकते हैं सिंधी वीडियो फिल्में या बलूची वीडियो फिल्में। तो इस कितनी फिल्मों में काम किया, इस तरह किया आपने? दानिश भाई, आपको दौर याद होगा, आप लोग भी उस ज़माने में एक जदोजहद कर रहे थे बलूची फिल्मों के हवाले से। और फिर आपने ही मुझसे रब्ता किया था, ये एजाज़ भी आपके पास ही आ रहा है कि उस वक़्त फिर आपने मुझे अपनी लोकल फिल्मों में मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई ये हमारे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और इन्होंने PTV ड्रामे वगैरह किए थे। उस वक़्त अली जान साहब थे, और शकूर शीरानी था, इस तरह के बहुत सारे नाम थे। तो इस दौरान एक फ़िल्म भी ये लोग कोई बना रहे थे, शकूर शीरानी और वो अली जान। तो उसमें उन्होंने मुझे हीरो, बतौर हीरो कास्ट करने के लिए जो है आपस में प्लानिंग की, और प्लानिंग में अच्छा, उस ज़माने में एक चीज़ ये होती थी कि वीडियो लेवल की ये फिल्म होती थी VHS। तो उसमें क्या था कि वो सब कंट्रीब्यूशन करके वो फिल्म बनाते थे। तो मुझे उस वक़्त अली जान मरूम साहब थे, उन्होंने कहा कि यार आप हीरो का कैरेक्टर अदा कर रहे हो, तो आपकी कंट्रीब्यूशन जो है ना वो ज़्यादा बन रही है। अच्छा। तो आप वो ये कंट्रीब्यूशन कर दो तो हम आपको हीरो लेंगे। तो मैंने मना कर दिया, मैं भाग गया। मैंने कहा नहीं है मेरे पास पैसे। तो फिर मुझे वो जो शकूर शीरानी साहब थे, उन्होंने कहा यार ये तुमने बहुत बड़ा अपना मौका मिस कर दिया, गंवा दिया, और ये हो गया वो हो गया।
मैंने कहा सर जहाँ पैसे दे के काम हो तो फिर तो वो नहीं तो काम। लोकल जो काम होता था उस जमाने में, जितना भी काम हुआ उसमें यही होता था कि सब दोस्त आपस में मिलके किसी किसी ने खाना कर लिया, किसी ने कैमरा कर लिया, किसी ने गाड़ी कर ली, किसी ने क्या कर लिया, तो दानिश भाई मुझे इस तरह से वो मुझे होता पता था। नहीं था असल में। हाँ देखे मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था उस हाँ। वक्त। तो फिर दूसरी बात ये थी कि वाकई उस वक्त जो है मैं अपना वो जो छोटा सा मेरा बिजनेस था उस ज़माने में बुक स्टॉल का, तो वो उस बुक स्टॉल में मैं इतना मसरूफ़ था, मशगूल था कि मैं आगे पीछे टाइम ही नहीं निकाल पाता हाँ था। हाँ सही है। फिर क्या हुआ कि आपने मुझसे रब्ता किया कि भाई हमारा कुछ प्रोग्राम बन रहा है इस तरह। तो आपने भी मुझे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने मुझे लिया नहीं, आपको याद होगा। फिर ये 2-4 साल इसमें और भी निकल गए। मेरा आपसे उस ज़माने में एक गिला भी रहा कि यार आप मुझे बुला के और मुझे स्क्रिप्ट दे के फिर आपने मुझसे स्क्रिप्ट ले भी लिया। फिर मुझे कुछ और आपके चैनल के तवस्सुत से फिर मुझे कुछ और लोग मिले, जिसमें एक सिंधी फिल्म जो है वो लॉन्च हो रही थी। उस फिल्म का नाम था शींह जो पुट। तो वो फिल्म जो थी रशीद कुमार और डायरेक्टर जो थे वो मदारी साहब थे। उसमें मेरा एक अच्छा रोल बना एज़ फॉर हीरो। और वो फिल्म जब कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद एक एडिटर के पास गई। उस एडिटर से वो फिल्म कुछ ख़राब हो गई। ऐसी था उस ज़माने में। जी बिल्कुल सही बात। तो उसमें कुछ वॉइस ओवर का कोई मसला था, डबिंग का मसला था, और कुछ सीन जो है वो कुछ शॉर्ट हो गए थे जो शामिल नहीं हुए थे। तो मैंने कहा यार ये फिल्म भी लगता है डब्बे में चली गई, अब तो मैं शायद आगे नहीं बढ़ सकूंगा। बहरहाल फिर कुछ दिन के बाद जो है दानिश ने मुझे फिर दोबारा, आपने मुझे फिर कॉल की कि आ जाओ जी तुम्हारा नंबर आ गया है। नंबर मैंने कहा किस चीज़ का नंबर आ गया दानिश साहब? बोला नहीं वो आपने जो फिल्म बनाई थी वो मेरे पास आ गई है। ऐसे ही था। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये तो खुशी की बात है। फिर उसको आपने दोबारा री एडिट किया। री एडिट करने के बाद मैंने फिर आपसे पूछा था कि दानिश भाई क्या मसला था? तो फिर आप बताएं उसमें क्या मसला हो गया था कि वो आपके पास कैसे आई थी? वो आपकी बात दुरुस्त है कि वो कुछ सीन उसमें हज़फ किए हुए थे। जो जो कैमरामैन भी था और एडिटर भी था, तो उसने वो कुछ सीन उसमें से हज़फ किए हुए थे। कुछ गाने कुछ का मसला था, तो गाने उनको पसंद नहीं आए जो प्रोड्यूसर साहिबान थे। तो प्रोड्यूसर साहिबान मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार ये आप इसको एडिट कर दो और उसमें कुछ सीन हमारे हैं वो भी इसमें ऐड कर दो, और ये डबिंग का सिलसिला भी जो है आप स्टार्ट हो गया तो डबिंग भी करना है। मैंने कहा ठीक है ले आओ। फिर वो ले आया मेरे पास और फिर मैंने उसको वो सीन सारे शामिल किए, गाने भी मैंने ठीक ठाक किए, डबिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। उस तरह से ये फिल्म फिर रिलीज़ हो गई। तो सर वो मेरी पहली फिल्म थी। मैं यहाँ होस्ट भी बन गया था और मेहमान भी बन गया था। नहीं माशाल्लाह, बहुत आपका काम बहुत अच्छा था उसमें। और बनिस्बत जो 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 एक एक दो हीरो थे दो मेरे हीरो ख्याल, थे उसमें। एक आप थे एक दूसरा था। बनिस्बत उसके आपका काम बहुत अच्छा था। तो क्योंकि आप टीवी पे काम कर चुके थे, पीटीवी पे काम कर चुके थे, आपको पता था डिलीवरी और रिएक्शन और तासुरात वगैरह क्या होने चाहिए, तो वो आपको सब समझ में आता था। लेकिन वो जो जो एक और हीरो थे वो 0 मीटर था, उसको पता ही नहीं था। वो तो बहरहाल जैसे तैसे उन्होंने आप वक्त गुजारा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने बहुत सारी बलोची फिल्में फिर। बलूची फिल्में भी जी की, और मैं सिंधी के अलावा बलूची फिल्में की। जी। तो उनके बारे में ज़रा बताइए, बलूची फिल्मों के बारे में। बलूची फिल्मों का भी कुछ ऐसे ही सिलसिला चला। जब मेरी ये फिल्म रिलीज़ हुई तो लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि ये भी एक आर्टिस्ट है। और उसके बाद फिर मैं दोबारा उस डायरेक्टर का कहूँगा कि उसने अपनी एक फ़िल्म में मुझे बतौर एक अच्छा मुझे रोल दिया उसने, और रोल भी बड़ा हिट हुआ उस फिल्म में। वकार भी थे उसमें और आप भी थे, शायद नहीं थे उस फिल्म में, आप नहीं थे मेरा क्या ख्याल है। नाम था फिल्म का? उस फिल्म का नाम जहन में नहीं आ रहा। जहन में नहीं आ रहा है। बहरहाल मैं एक वो हुंडी वाला होता हूँ, पैसे लाना ले जाना, बड़ा हाँ उसमें कॉमेडी कैरेक्टर था मेरा। तो उसके बाद फिर लाता बहुत सारी बलूची फिल्में मेरी आईं और फिर ये एक सिलसिला चल निकला। अच्छा, फिर उसके बाद जो आपने एक सिलसिला शुरू किया अपनी प्रोडक्शन में आपने ये सिलसिला शुरू किया गानों का। बिल्कुल। क्योंकि आप ये तो मुझे पता है कि आप वहीद मुराद के फ़ैन हैं, और आपने फिर वहीद मुराद के गाने लेके अपने ऊपर पिक्चराइज भी के बहुत सारे गाने तो आपने अपनी प्रोडक्शन के तहत किए। तो उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए। उस वक्त भी जब मैं इनके स्टूडियो में आता जाता था तो उस वक्त ये मेरे मोहतरम दानिश साहब को ये बात नहीं पता थी। मैं वहीद मुराद साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था उस ज़माने में। तो अक्सर जो है मैं देखता था कि दानिश साहब वहीद मुराद के गाने
जब तन्हा बैठते थे तो सुनते थे। तो मुझे कहा कि यार तुम वहीद मुराद के गाने अपने ऊपर क्यों नहीं फिल्माते हो। मैंने कहा अगर ऐसा हो जाए तो क्या चाहिए। फिर इसी तरह हमने एक दिन प्रोग्राम बनाया और कुछ फीमेल आर्टिस्टों को दानिश भाई ने कॉल की और एक अचानक से यानी ये प्रोग्राम बना और हम लोकेशन पर पहुँचे। फीमेल आर्टिस्ट दानिश साहब अपने कैमरा शैमरा ये वो लटरम पटरम्स के साथ, और वहाँ जाके हमने कुछ 4 गाने फिल्मत किए। और वो चारों गाने उस वक़्त के हिसाब से VHS का दौर था, वो जो चीज़ हमें चाहिए थी, जो क्वालिटी हम उसमें लेना चाह रहे थे, वो क्वालिटी उस वक़्त के हिसाब से तो बनी, लेकिन वो चीज़ ना बन सकी जो होनी चाहिए थी। हाँ। फिर उसके बाद कुछ दौर मज़ीद गुजरा और उसके बाद फिर मज़ीद कुछ 1-2-3 मैंने सिंधी फिल्में की। फिर जब डीवी का दौर आया, डीवी कैसेट का दौर आया, तो उसमें जो कैमरेज थे वो एक अच्छे रेजोल्यूशन के कैमरे आने शुरू हुए। तो दानिश साहब ने भी एक अच्छी रेजोल्यूशन का कैमरा लिया और कहा कि यार इन गानों को हम दोबारा बनाते हैं। मैंने कहा अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। उसके बाद फिर हम दोबारा से कुछ नए गाने और कुछ उन रिपीटेड गानों में से जो कि मुझे पसंद थे उसमें से हमने उनको दोबारा रिपीट किया, जिसमें से सबसे अच्छा गाना जो बना था वो था रात चली है झूम के, जोश फिल्म का गाना था। रात चली है झूम के, राहों को तेरी चूम के, आ भी जा, आ भी जा। अच्छा, दूसरा गाना जो था वो भी बड़ा हिट गाना था उस जमाने में, अकेले न जाना। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अच्छा, इसके बाद एक और गाना था, वो भी वही साहब का गाना था, ऐ रात बता क्या तुमसे कहें। ऐ रात बता क्या उनसे कहें, अपने भी है वो बेगाने भी। ये भी बड़ा एक अच्छा गाना था। और एक और गाना था, वो था तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। एक और भी गाना था, दिल मेरा धड़कन तरीका। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। मुझे याद है। तो बहरहाल ये कुछ गाने हमने रिकॉर्ड किए और बड़े अच्छे रिकॉर्ड हुए। मेरे साथ इस गानों में तानिया नूर ने एक अच्छा कैरेक्टर निभाया था उस ज़माने में। बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी कि ये उस वक़्त एक हमारी एक अच्छी काविश थी, हमारी एक अच्छी दानिश भाई की काविश थी जो कि कामयाब हुई। अच्छे। एक बार सवाल मैं आपसे पूछूंगा, फिर आपने इन गानों के अलावा फिर आप आए ऑर्गेनाइजिंग की तरफ, मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। तो मुझे याद है आपने फिल्म स्टार रानी का एक नहीं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। नहीं, ये बहुत बात की बात है। इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, कुछ कर दिखाना है के नाम से। आपने बहुत पुरानी फाइलें खोली हैं, पुराना फोल्डर खोला है। हमारे बहुत मैं अच्छे, यही याद दिलाना चाह रहा था आपको, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजिंग की तरफ आ गए थे। हमारे बहुत अच्छे दोस्त, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, असलम तबस्सुम साहब, जो एक अच्छे कोरियोग्राफर थे उस ज़माने में। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे अच्छे मौसनों में से थे इन चीज़ों में। और वो उस वक़्त एक फीमेल आर्टिस्ट थी मारवी, उनके वो कोरियोग्राफर ज़्यादा थे, उनके बल्कि उस्ताद थे वो। इब्राहिम लचक के शागिर्द थे वो। और इब्राहिम लचक जो थे वो एक ऐसे वर्सटाइल थे, किसी भी किस्म का जो डांस होता था वो उन पर ख़त्म हो जाता था। तो वो असलम तबस्सुम साहब उनके शागिर्द थे। फिर वो उस्ताद हुए मारवी के। मेरी मुलाकात अपनी शीएं जो पुट के हवाले से उनसे हुई। फिर उन्होंने मुझ में न जाने क्या देखा, कहा कि यार हम एक प्रोग्राम करते हैं स्टेज का, क्या तुम कर सकोगे। मैंने कहा अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। नहीं, मैं यहाँ एक बलोची मिसाल दूंगा, कोरा मुल्तान दरगेज था। यानी इसका मतलब ये है कि अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ स्टेज पे। तो बहरहाल वो फिर एक स्टेज का काम हमारा शुरू हुआ
और कुछ कर दिखाना है के नाम से हमने वो प्रोग्राम किया फ्लीट क्लब में, और उस ज़माने का वो बड़ा हिट प्रोग्राम था। वो इतना हिट हुआ वो प्रोग्राम कि हमें दोबारा उसकी यानी समझ लो कि एंट्री हमारी वो लोग ना करवा सके। पता नहीं क्यों खौफजदा हो गए थे कि उसमें मेरा हिना मलिक से थोड़ा सा एक मसला हो गया था, क्योंकि उसने अपनी एंट्री मांगी थी, प्रोड्यूसर मैं ही था उसका। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ क्या खेल होते हैं इस स्टेज प्रोग्रामों पर और उनकी क्या हैसियत होती है। तो बहरहाल मेरी एंट्री थी, मेरी एंट्री के दौरान उन्होंने अपनी एंट्री चाहिए। मैंने कहा नहीं हो सकता, मैं ज़ाहिर है मैं ख़ुद प्रोड्यूसर हूँ और मैंने बड़ी मेहनत की है अपने इस प्रोग्राम में। उस वक़्त एक नई लड़की आई थी, रुबीना नाम था उसका, जो मेरे साथ पेयर करी थी। हम इस गाने पर थे, बल्कि मेरे उसमें 2 गाने थे। एक गाना जो पहला गाना था वो मुकद्दर का सिकंदर का था, सलाम इश्क मेरी जान, जिस पर मेरी परफॉर्मेंस थी अमिताभ के उस पर। तो उस गाने के दौरान फिर उनकी जो वालदा थी शाहिदा मलिक, बाद में काफ़ी अरसे के बाद जब शाहिदा मलिक से मेरी बातचीत भी हुई थी तो इस बारे में बड़ी एक्सक्यूज़ भी हुई। उन्होंने कहा कि बेटा मैनू की पता क्या हुआ, इतनी पुरानी बातें तुम लेके बैठे हो। तो बहरहाल वो एक पुरानी बातें थी, लेकिन ये कि मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिला मतलब उसमें। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज आपने किया सारा, तो उसके बाद ये ऑर्गेनाइजिंग का भी तजर्बा हुआ जी। फिर आपने रानी का प्रोग्राम किया, फिर मिस्टर रानी का जी। फिर इसके अलावा और कौन सा प्रोग्राम किया? तो आपने शायद एक चीज़ और जो कि आपके अपनी प्रोडक्शन थी, जी फिल्म नसीब वती वती बलूची फिल्म थी, उसका तो आप जिक्र ही नहीं कर रहे हो कि उसमें जो है आपने जिक्र करना था, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा बातचीत हो जाए उसके बाद फिर भी करते हैं। वो आपकी एक बड़ी अच्छी फिल्म थी और एक अच्छी बजट की फिल्म थी, जिसमें मेरे दोस्तों ने भी काम किया था। हाँ। और वो दोस्त आज भी मेरे साथ शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं, जिसमें डीएम बलोच थे, रमज़ान बामरी साहब थे, इसमें शकूर बलोच साहब थे, और रज़ाक वगैरह थे, सत्तार लासी थे। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये थी कि इस फिल्म को आपने जिस तरीके से डेवलप किया था उसमें मेरा ख्याल है रमज़ान बामरी साहब जो कि प्रोफेसर हैं हमारे यूनिवर्सिटी के, कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनकी भी एक पहली फिल्म थी, उनकी पहली फिल्म, और उनको आपने एक डीएसपी का या एसपी का कैरेक्टर दिया था। जी। और मेरे ख्याल से वो हमारी आपके प्रोडक्शन में एक बहुत ही अच्छी और लाजवाब फिल्म थी जिसमें हमने काम किया था। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उसमें, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, बोलिए नहीं, बोले आप। उस फिल्म में मेन कैरेक्टर तो आपने करना था, जी ऐसे ही है, लेकिन एक कैरेक्टर और भी था जिसका नाम मोहसिन था, वो मेरा कैरेक्टर था जी, जो कंटिन्यू आपके साथ चलना था। यानी मैं मर जाऊंगा उस फिल्म में, फिर आपने वो कैरेक्टर आपने लेके कंटिन्यू उसको करना था। सही। अच्छा, फिर हुआ ये कि वो फिल्म जब स्टार्ट हुई, फिर पता नहीं कहाँ से एक और कैरेक्टर आ गया था जो कि मोहसिन का ही था, लेकिन वो मोहसिन चेंज हो गया था। यानी कि जो मोहसिन का कैरेक्टर मेरा था वो चेंज हो गया था। वो मेरा ख्याल है शायद एक लड़का था सज्जाद, उसने वो कैरेक्टर किया था। ये ऐसा क्यों? उसकी वजह ये थी, मेरा ख्याल है मैंने स्क्रिप्ट लिखा और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा उसमें बड़ा बेहतरीन कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर जो है ना, वो 2 या 3 सीनों के बाद वो कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आपने अभी भी आप फिल्म देखें तो इसके 2 या 3 सीन है, 3 सीन के बाद वो लोग कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है। आपका जो कैरेक्टर था वो कंटिन्यू था, वो फिल्म के एंड तक था, लेकिन पता नहीं किस वजह से फिर आप थोड़ा चलें जी, पुरानी बातें अब इसको क्या दोहराना। आपने थोड़ा सा मतलब जल्दी यूं की कि मतलब जैसे थोड़ा सा नाराज भी हुए। नहीं, मैं नाराज नहीं होता। मैं बता दूं कि कुछ शूटिंग में ऐसी बातें हो जाती हैं, कभी नरम कभी गरम, कोई कैसे। दानिश साहब, आप मेरे लिए ऐसा है कि हबीब साहब जो है किसी बात पे हो सकता है नाराज, बहुत सारी शूटिंगें हमारी रह गई जिसकी वजह से ये आया ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि यार ये एंड तक मेरे साथ चले, लेकिन बहरहाल फिल्म के दरमियान तक ये मौजूद हैं, लेकिन ये कि फिर एंड तक हमारे साथ नहीं चले। मेरी कोशिश ये थी कि ये मेरे साथ एंड तक चले। और वो कैरेक्टर जो है ना, उसको आप फिल्म देख लें, वो 3 सीनों के बाद वो कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है। वो कैरेक्टर ऐसा था कि मतलब मैं चाहता था कि आपको वो कैरेक्टर दूं जो मेरे साथ साथ चले। तो बस ये तो गलत फहमी हो सकती है, आपको गलत फहमी हो सकती है कि हो सकता है मुझे छोटा कैरेक्टर दिया
उसको बड़ा कैरेक्टर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपसे गिला नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे ही एक जनरली बात कर रहा हूँ। तो बात चली थी कि उस फिल्म के हवाले से, वो तो मैंने आपको खुद ही क्योंकि जिक्र उस किया। जमाने में आपको ये भी मालूम है कि वो सज्जाद मेरे इतना करीब नहीं था, जितना आप मेरे करीब थे उतना वो अच्छा, दूसरे लोग कारीन, करीब नहीं थे। नाजरीन या कारीन जो है ना, वो ये समझ रहे होंगे कि ये एक इंटरव्यू तो है, लेकिन इसमें कुछ पुराने गिले शिकवे भी खत्म हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो आदमी जितना जितना लोगों के करीब होता है वो कोशिश ये करता है कि अपने ही ग्रुप को या अपने ही लोगों को अपने साथ लेके चले। मंतरा तो वो तारा कानून है दस्तावेज है पर्चा के पुलिस से कार मुजरे में गिरेगी अगर तई कानून मना दास्त कुछ कहाँ गोड़ा बिदारी मंतरा जग्गू वो ता कानून हवाला बिका अब वो खुश थे मना चले। अच्छा, मैं एक छोटा सा जिक्र और करूं कि दानिश साहब जो है ना, मैं शायद दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं, दानिश साहब जो है मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम भी हैं, मेरे उस्तादों में से भी हैं। और मुझे ये समझ लें कि मैं आज एक एडिटर भी हूँ, मैं एक राइटर भी हूँ, मैं एक डायरेक्टर भी हूँ। मैंने ये सब चीज़ों पर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने उबूर हासिल किया है, लेकिन इसके पीछे जो हाथ है वो दानिश साहब का है, बड़ी मेहरबानी। जिसकी वजह से आज मैं एक व्लॉगर भी हूँ। मैंने मेरे 2 चैनल हैं, एक ट्रैवलिंग वर्ल्ड के नाम से और एक HDI फन टाइम के नाम से। तो दोनों की जो एडिटिंग वगैरह है वो मैं खुद ही करता हूँ। इनकी सरपरस्ती में सब कुछ सीखा था उस ज़माने में। आज मैं अपना ही सारा एक सिस्टम आपने जो हमारा ग्रुप एक साथ साथ में फिर उस आपने उस ग्रुप को और आगे बढ़ाया और आज जो है HDI फन के नाम से फिर बहुत सारे प्रोग्राम किए। उसमें आपने मुझे अपने साथ शामिल किया, मुझे डायरेक्टर रखा उसमें। और ये कि वो HDI फन भी बहुत चला और माशाल्लाह बड़ा अच्छा चैनल, अभी भी आपके 2-3 चैनल चल रहे हैं, शायद एक ट्रैवलिंग के चैनल भी है जी जी। और दूसरे ड्रामों के भी चैनल हैं। तो इंशाल्लाह मैं नाज़रीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी इंशाल्लाह हम दोबारा से अबीब साहब के साथ मिलके ये HDI फन को दोबारा ज़िंदा करेंगे इंशाल्लाह दोबारा ये चलेगा। दानिश भाई, मैंने इतने लोगों के साथ काम किया, स्टार्ट में ही मुझे एक अच्छा नाम मिला था कासिम पाशा साहब का। जी जी। उसके बाद अगर मैंने किसी अच्छे डायरेक्टर को देखा तो वो था फैसल बुखारी साहब, जिनकी एक सीरियल थी मेरे पास दिल भटके के नाम से। उनके क्रेडिट पे तो बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत मशहूर फिल्में हैं, बहुत सारी। लाजवाब इंसान ये पूरा फैमिली जो जी। है वो फिल्म के शोबे से वाबस्ता है। ये इनके वालिद साहब, इनकी वालिदा जो है वो मशहूर गुलकारा थी जुबैदा खानम। तो और दूसरे बहुत सारे इसके भाई, इसके चचा फैसल बुखारी साहब के बड़े भाई, वो सब फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता ही लोग हैं। ये ख़ानदानी इनका काम है। आपको याद होगा कि उस ड्रामे में आप भी मेरे साथ थे और बहुत सी जगहों पर आपने मुझे पकड़ा भी है, मारा भी है। तो ख़ासकर एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शायद वो आप उसका क्लिप इसमें लगाएं, वो ये था कि फैसल बुखारी का जो एक अच्छा बर्ताव था आर्टिस्टों के साथ, वो ये था कि वो क्वालिटी मांगते थे। वो क्वालिटी की वजह से ही पहचाने जाते हैं। एक सीन था कि दानिश साहब मुझे लाकअप के अंदर मार रहे हैं, जदकूब कर रहे हैं। तो उस जदकूब के दौरान इन्होंने थोड़ा सा हल्का हाथ रखा हुआ था, तो फैसल बुखारी साहब खुद चल कर आए और उन्होंने मुझे जो ठीक ठाक उन्होंने मारा और मारने के बाद इनसे कहा इस तरह कर, एंज कर देने, और फिर मुझे कहा और मज़ा आया। नहीं, मैंने हल्का हाथ इस वजह से रखा कि भाई मेरे अपना शागिर्द हैं, तो शागिर्द एक बेटे की तरह होता है। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से इसको कोई तकलीफ पहुंचे, तो मैं नहीं मार रहा था इसको। मैं इसकी कैमरा उस तरफ था, ये नीचे लेटा हुआ, पीछे जो है ना मैं फर्श पे लाते मार रहा था। तो डायरेक्टर ने महसूस किया कि कैमरे के अंदर उसने देख लिया कि यार ये इसको मार नहीं रहा, तो फिर वो गुस्से में उठ के आया। उसने जो है ना फिर बोला इसको लाते मारना शुरू कर दिया, एंज मार देना। मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि एक बड़ा डायरेक्टर साहब जो है ना मेरे लिए उठ के आए, उन्होंने समझाया एक सीन को और उसकी क्वालिटी बनाई। हाँ। आज भी अगर आप उस सीन को देखेंगे तो वाकई आपको उसमें क्वालिटी मिलेगी। नहीं माशाल्लाह बहुत। मैं ये पहले अर्ज़ किया कि फैसल बुखारी ये सिर्फ ये नहीं, इनका पूरा ख़ानदान शोबे से वाबस्ता है। डायरेक्टर हैं, कैमरामैन हैं और बहुत सारी क्वालिटी है इनके। फैसल बुखारी का बेटा भी आपने देखा होगा, दिल भटके में कैमरामैनिंग कर रहा था। तो माशाल्लाह पूरा ख़ानदान जो है वो इस शोबे से वाबस्ता है। तो ज़ाहिर है वो इस काम को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। बेहतर समझते हैं वो बेहतर काम को, क्योंकि बाप दादा वो यही करते आ रहे हैं। तो बस अभी हम आखिर की तरफ चलते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन को, आप बताइएगा। दानिश साहब, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से मैं दोबारा ये सब चीज़ें आपको शायद मैं पहले कह चुका हूँ
कि मैं आपके और अपने दोबारा से हम एक चैनल दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं अपना, और उस चैनल में मेरी कोशिश होगी कि जो आर्टिस्ट जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता वो आपसे रब्ता करें। और उसका मकसद यही है कि हमने यूट्यूब से कुछ कमाना नहीं है, लेकिन नए आर्टिस्टों को, हमारे लियारी के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, अच्छे लड़के हैं जो कि आना चाहते हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। वैसे तो आजकल टिकटॉक भी है, इसी सब चीज़ों पे लोग अपनी सब चीज़ें डाल रहे हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। इसमें आपका एक इमेज बनता है, आप आगे निकलते हो। तो मेरी कोशिश होगी कि दानिश साहब मेरी बात को समझ रहे हैं। बिल्कुल, कि मैं वो समझ गया। हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी आप अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो फिर वो दानिश भाई से रब्ता मेरी करके। भी दिली ख्वाहिश यही है कि भाई हमारी जो फील्ड में 10-15 आर्टिस्ट हैं, तो हम चाहते हैं कि दूसरे भी आर्टिस्ट हमारे साथ जम हो जाएं, नए आर्टिस्ट हमारे साथ आ जाएं और काम करें, और ये आर्टिस्ट की फील्ड वसी हो और बहुत सारे आर्टिस्ट पैदा करें हम लोग। मेरी भी दिली ख्वाहिश यही है, क्योंकि मैं आपको मालूम है कि मैंने वहाँ रहते हुए लियारी में भी बहुत सारे आर्टिस्ट को मुतारिफ़ करवाया। तो अभी भी ये सिलसिला जारी है, तो इंशाल्लाह बहुत सारे आर्टिस्टों को हम मुतारिफ़ कराएंगे। अभी भी जो भी हमसे रब्ता करना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम अपने नए प्रोजेक्ट में उनको चांस ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया हबीब रज़ा साहब, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए और हमें इतना टाइम दिया, और आपने बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत खूबसूरत बातें हुई, और कुछ राज भी खुले और कुछ दिल की बातें, कुछ गिले शिकवे भी हुए। तो ये होना चाहिए, हम आर्टिस्ट जब आपस में बैठते हैं तो जाहिर है कि सब आर्टिस्ट इकट्ठे होते हैं, तो कहते हैं घर में बर्तन भी आपस में टकरते हैं। तो आर्टिस्ट सब इकट्ठे होते हैं, कुछ ना कुछ बात हो जाती है, किसी बात पे नाराज़गी हो जाती है, किसी बात पे थोड़ा सा दिल जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो बहरहाल ऐसा अक्सर होता है। तो फिर उसके बाद वही बातचीत चलती है, वही नाराज़गी ख़त्म हो जाती है, चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो हमारे साथ हबीब साहब के साथ तो यही याराना है, इसी तरह दोस्ताना है, इसी तरह भाईचारा हमारा चलता रहेगा। तमाम आर्टिस्टों के साथ हमारे इसी तरह से चलता है। तो नाजरीन, मैं आपसे इस प्रोग्राम के ज़रिए और हबीब रज़ा साहब की रज़ा से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में फिर किसी और नए आर्टिस्ट के साथ गुफ्तगू रहेगी। उस वक्त के लिए दानिश बलोच को और हबीब रज़ा साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने